नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं शरद शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुंबई सीएसटी है, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जहां पर आज दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत के 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एक जो ट्रेन है वो मुंबई से शिरडी जा रही है, तो वहीं दूसरी ट्रेन मुंबई से सोलापुर। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये जो ये ट्रेन है, ये आर्थिक सेंटर को इन धार्मिक स्थलों से जोड़ेगी और आने वाले दिनों में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा कि 17 राज्य, 108 जिले वंदे भारत ट्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक ट्रेन मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार पैदा होंगे। आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने मुंबई से शिरडी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे लोगों से बात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखा दी है। और देख रहे हैं, ट्रेन ये चल चुकी है। अत्याधुनिक तेज गति से चलने वाली ये ट्रेन है। देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म पर किस तरह की तैयारी की गई थी, और अभी कुछ देर बाद ही हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाएंगे, जो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल फोन में, कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है। और ये ट्रेन मुंबई सीएसटी से 18 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटी है, मुंबई साईनगर एक्सप्रेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं और ट्रेन रवाना हो चुकी है साईनगर शिरडी के लिए। जो इस तरह की अनाउंसमेंट है, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो ये आप दरवाजा देखेंगे तो स्लाइडिंग दरवाजा, देखिए जैसे सेंसर लगे हुए, दरवाजे आते ही खुल जाते हैं। इस तरह की पेंट्री है, पूरी व्यवस्था है। हालांकि इसके लिए अलग से आपको पैसे देने होंगे। अगर इसमें चलते हुए आप सफर में चलते हुए नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जैसा हवाई जहाज में आपको अलग से मील के लिए पैसे देने होते हैं, वैसे पैसे देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। किराया जो है जरूर थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम मुंबई शिरडी की बात करें तो 800 रुपया जिस ये हम चेयर कार में बैठे हैं इसका होगा, मील का अलग से देना होगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव कार जो है, जिसमें कि जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरह से घूम जाती हैं और आप घूम कर उस तरफ से उसे देख सकते हैं, उसमें जो है एक अलग मजा है। उसमें तकरीबन 1600 रुपए टिकट की कीमत वहां पे रखी गई है। तो टिकट के लिहाज से तो थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ी महंगी है, आम आदमियों की पहुंच से थोड़ी सी बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद उनका अपना सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी हवाई जहाज से सफर कर सकें। तो कम से कम हवाई चप्पल वाले वंदे भारत ट्रेन से भी तो सफर कर सकें। ये एक कई लोगों की मांग है, आम लोगों का। लेकिन सुविधाएं चाहिए तो पैसे भी थोड़े से ज्यादा गिरने होते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के तहत ये शुरू की गई है। फिलहाल लोगों ने इसका स्वागत किया है और अब मुंबई शिरडी के लिए निकली वंदे भारत ट्रेन
शिरडी के लिए रवाना हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को गाना सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे से पहले कल रात हमने आपको बताया था कि किस तरह से जिस रास्ते से प्रधानमंत्री मुंबई CST पहुंच रहे थे वहां पर झुग्गी झोपड़ियों को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया था। NDTV की इस खबर का असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को यहां पर पहुंचे और उससे पहले इन झुग्गी झोपड़ियों को जिस कपड़े से ढका गया था उसे हटा दिया गया। गुरुवार रात को हमने यहीं से खबर कर आपको बताया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उन्हें एक सफेद पर्दे से ढक दिया गया है और किस तरह से जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसे छुपाया जा रहा है। हालांकि इस खबर का असर अब देखने मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले झुग्गी झोपड़ियों को के बाहर जिस तरह से वो सफेद पर्दा लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो झुग्गियां हैं उसे कलर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग पोस्टर्स, बैनर्स दिख रहे हैं और एक तरीके से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार के दिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर वो हरी झंडी देखकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह से उससे पहले यहाँ पर ये जो सफेद कपड़ा लगाया गया था इसे लेकर सवाल उठने लगा था कि प्रधानमंत्री के आने से पहले क्यों इस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को छुपाया जा रहा है। क्योंकि आप गरीबी को हटाने की बात करें लेकिन जो गरीब जहां पर रह रहे हैं वहां पर सफेद कपड़ा ना लगाए, तो ये हमारी खबर थी। लेकिन इस खबर के बाद अब जो यहाँ पर सफेद कपड़ा लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर अच्छी बात है। जिसने भी ये इस खबर को देखा और उसके बाद एक्शन लिया गया है ये अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग हैं ये आप देख सकते हैं, ये उनके दरवाजे हैं, ये उनके घर हैं और इसी के आगे ये सफेद कपड़ा लगाया गया था जिसके वजह से लोग दिख नहीं रहे थे। अगर उन्हें आना भी होता बाहर तो कुछ जगहों से एग्जिट दी गई थी जहां से वो बाहर आ सकते थे, लेकिन अब इसे हटाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 2:30 बजे के बाद मुंबई में यहाँ पर जब आएंगे तब वो मुंबई CST से ही वो जो गाड़ियां हैं उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मेरे पीछे भी आपको बड़े पैमाने पर पुलिस सुरक्षा नजर आएगी। और आज के इस खबर में बात प्रधानमंत्री मोदी की कवरेज की तो हम दिन भर कर ही रहे हैं, लेकिन NDTV की खबर का किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह से असर हुआ है, ये ब्लॉग उसके ऊपर है कि हमने इस खबर को दिखाई और 12 घंटे के भीतर हम ये देखते हैं कि खबर का असर हुआ है और जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को सफेद चादर से ढक दिया गया था अब उसे हटा दिया गया है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। यूपी में शुक्रवार से 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 शुरू हुआ। आयोजन के लिए लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस इन्वेस्टर समिट में 29,92,000 करोड़ रुपए के 18,643 MOU साइन हुए हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 40 देशों के 400 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स तरह से निवेश यूपी में कई देशों के बराबर की क्षमता है। ये बात शुक्रवार को यूपी सरकार की इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। साथ ही रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है।
भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश में निवेश के लिए 18,643 MOU साइन हुए, जिसमें प्रदेश में 29,92,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला है। इससे 92,50,000 से अधिक रोजगार पैदा होगा। इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर देश के बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। इस इन्वेस्टर समिट के लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में घूमे और इनके मंत्री विदेशों के भी चक्कर लगाया। उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद जो MOU कागज पे हुए हैं वो जमीन पर भी आएंगे और यूपी में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एक सभी में नया उत्साह, नया जोश। रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पत्रकारों ने आज प्रदर्शन किया। इन पत्रकारों की ये मांग है कि जो आरोपी है उस पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ पीड़ित के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस रिपोर्ट को देखिए। रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के विरोध में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पत्रकार सड़कों पर नजर आए। मुंबई में काले बैज लगाकर पत्रकारों ने मंत्रालय के पास मौजूद महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसमें जो शशिकांत वारिशे हैं उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है अंबेडकर, उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके ऊपर पुराने मामले भी दर्ज हैं और जिस तरीके से ये हत्या हुई है 302 का मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विशेष सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं हम लोग। शनिवार के दिन रत्नागिरी के पत्रकार आरोपी पंढरीनाथ अंबेडकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली भी निकालने वाले हैं। रत्नागिरी के राजापुर इलाके में बनाए जाने वाली रिफाइनरी के खिलाफ खबर छापने को भी शशिकांत वारिशे की हत्या की एक वजह माना जा रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनों के जरिए राज्य में पत्रकारों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। इनकी जो हत्या हुई, तो हत्या की वजह ये थी कि वो रिफाइनरी का विरोध कर रहा था, रिफाइनरी के खिलाफ वो लिख रहा था, इसके लिए उसकी हत्या हुई। तो इस तरीके से जब किसी इंटरेस्ट को छूते हैं पत्रकार, जो सही मायने में पत्रकार का काम है, पत्रकार का काम यह है कि उसको अपोजिशन पार्टी की भूमिका अदा करनी चाहिए और वो ये भूमिका अदा कर रहा था, इसके लिए उसको मारा गया। और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि इम्प्यूनिटी का माहौल है कि हम पत्रकारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हिंसा के मामले चिंताजनक हैं। देश में एक साल में औसतन 6 पत्रकारों की हत्या हो रही है, जिसके बाद अब पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से अशोक महाड़ी के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे NDTV के सौरभ शुक्ला को मिला सम्मान। के बाद आपका फिर स्वागत है। अब खबर राजनीति की, खबर संसद की। सदन की कार्रवाई का वीडियो बनाए जाने को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया है। राज्यसभा के नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर सवाल उठाया था और कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई की मांग की थी। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि पाटिल ने कल की कार्रवाई का वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट किया, जो कि एक गंभीर मामला है।
उन्होंने संसद की विशेषाधिकार कमेटी की जांच रिपोर्ट आने तक पाटिल को बाकी बचे बजट सत्र तक निलंबित करने की घोषणा की। रजनी पाटिल को निलंबित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर, जो लगातार संसद कवर करते हैं। हिमांशु जी, इससे पहले भी हमने देखा है जो सांसद हैं वो अंदर जो कार्रवाई चल रही है उसका वीडियो बना लेते हैं, तो क्या हर जो इस तरह की घटना होती है जब सांसद अंदर वीडियो बना लेते हैं, क्या उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है या किस तरह के नियम इसको लेकर होते हैं? देखिए शरद, आपको याद होगा कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो संसद की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। और 2016 में उस वक्त जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको सस्पेंड किया था और एक विशेष कमेटी को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद भगवंत मान को उस वक्त भी पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। और इस प्रेसिडेंस का जिक्र आज जो ऑर्डर जारी हुआ है राज्यसभा के चेयरमैन के दफ्तर से, उसमें इस बात का जिक्र है कि भगवंत मान के खिलाफ भी इस तरह की शिकायत थी और उनके खिलाफ भी विशेष कमेटी जो थी संसद की उसने जांच की थी और उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है कि 28 जुलाई 2022 को जो उस वक्त चेयरमैन थे उन्होंने एक रूलिंग दी थी और ये कहा था कि ये देखा जा रहा है कि लगातार सांसद जो हैं वो सदन के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं सदन की उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और उसको पब्लिक में शेयर कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में अगर कोई भी सांसद इस तरह की वीडियोग्राफी करता है और उसे पब्लिक करता है, सार्वजनिक करता है, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी 28 जुलाई को 2022 को जो पूर्व चेयरमैन थे वेंकैया नायडू ने दी थी। और इसी रूलिंग का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ जो मौजूदा चेयरमैन हैं उन्होंने रजनी पाटिल को इस सत्र की बाकी बची हुई अवधि से के लिए निलंबित किया है। और साथ ही जो प्रिविलेजेस कमेटी है, जो विशेषाधिकार समिति है, उसके पास इस पूरे मामले को भेजा है जो इस मामले की जांच करेगी। फिलहाल रजनी पाटिल ने इस फैसले को गलत बताते हुए यह दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है और अगर जांच में यह साबित होता है कि उन्होंने कानून की या नियमों का उल्लंघन किया है तो वो राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो कांग्रेस नाराज है जिस तरह से ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि उनको भी, रजनी पाटिल को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। एक तरफा कार्रवाई की गई है लेकिन फिलहाल चेयरमैन के दफ्तर की तरफ से जो निर्देश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए अभी फिलहाल हम आगे की खबर पर पढ़ते हैं, लेकिन इस खबर पर हम बने रहेंगे। बहरहाल एनडीटीवी को फिलहाल एक और सम्मान मिला है। एनडीटीवी के पत्रकार और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 प्रदान किया गया। सौरभ शुक्ला को यह पुरस्कार हरिद्वार में हेट स्पीच को लेकर की गई रिपोर्ट के लिए मिला है।